हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो में हमने जुलाई 2018 का नेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया था। उसके 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, तो वो फर्स्ट पार्ट में गया है और आज हम 51 से और आगे तक का 100 क्वेश्चन तक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज का क्वेश्चन है, अल्फ्रेड सूट्स के अनुसार भारतीय जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है क्या है? ऑप्शन है आदेशक रूप से समन्वित साहचर्य, एक सामाजिक व्यवस्था, एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत या फिर एक वस्तुपरक वास्तविकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? प्रघटना विज्ञान, निर्जाति प्रणाली विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या फिर व्यवहारवाद। तो दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन कौन करता है? निर्जाति प्रणाली विज्ञान या फिर एथनोमेथोलॉजी। नेक्स्ट है, गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला, प्रघटना विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या फिर नौ प्रकार्यवाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस बुक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली बुक है गॉफमैन की, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो ये किस पे बेस है? इसका केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? ऑप्शंस हैं फेनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड, द स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड या फिर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ये चारों बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ये बुक किसकी है? पीटर बर्जर एंड लकमैन की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने हुए हैं? जे हैबरमास, एल अल्थ्यूजर, जेफरी अलेक्जेंडर या फिर अल्फ्रेड शूट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैबरमास। नेक्स्ट है, सामाजिक रचना की अल्थ्यूजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्नलिखित कूटों में से सही तत्वों को चिन्हित करें। समाज, राज्य व्यवस्था और विचारधारा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्थ्यूजर का पूछा जाता है एग्जाम में, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो इसमें से आप लोग राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा की बात अल्थ्यूजर करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? लुइस अल्थ्यूजर, जेफरी हैबरमास, अल्फ्रेड शूट्स या फिर पीटर बर्जर। तो अति निर्धारण की बात कौन करते हैं? तो एल अल्थ्यूजर, नौ मार्क्सवादी भी इन्हें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बुक किसकी है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये बुक किसकी है? तो सुमेलित करके देख लेते हैं। सारी बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे राइटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेट के पेपर में पूछे जाते हैं। नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी में तो हालांकि कम पूछे जाते हैं, लेकिन और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, एंथनी गिडेंस की बुक है। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, ये बुक है हैबरमास की। डिसिप्लिन एंड पनिश है मिशेल फुको की। और राइटिंग एंड डिफरेंस है जैक्स दरिदा की। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फुको की कृति नहीं है? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स या फिर हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो माइकल फुको की इनमें से कौन सी बुक नहीं है?
क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये बुक मिशेल फुको की नहीं है, बाकी तीनों बुक मिशेल फुको की हैं। नेक्स्ट है समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों की संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? संरचनावाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, उत्तर संरचनावाद या फिर संरचनाकरण। तो इसके बारे में बात एंथनी गिडेंस करते हैं और एंथनी गिडेंस का जो परिप्रेक्ष्य है वह संरचनाकरण, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है। अगला है किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? प्रघटना विज्ञानी, प्रकार्यवादी, उत्तर आधुनिकतावादी या फिर मार्क्सवादी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर आधुनिकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत में विविधता के स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है? निजातीय उद्गम, जातियां, धर्म या फिर भाषाएं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सारे ही भारत में विविधता के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन.के. बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास किसका परिणाम है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, देन आंसर करिए। एन.के. बोस भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 2 और 4 सही है, बाकी ये तीसरा वाला और पहला वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परकवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, जी.एस. खुरिये या फिर पी.एच. प्रभु। तो इसे दिया जाता है एम.एन. श्रीनिवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? रंजीत गुहा, डी.पी. मुखर्जी, एन.के. बोस या फिर सुरजीत सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, डी.पी. मुखर्जी। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर के रूप में निरूपित किया गया है। तो कथन ए दिया गया है भारत में क्षेत्रीयतावाद स्वतंत्रता के बाद से निरंतर उभर रहा है और कारण है इसका बड़े या छोटे सभी क्षेत्र संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपातीनता के प्रस्तावक हैं? ए.आर. देसाई, ऑस्कर लेविस, विक्टर एस डिसूजा या फिर पी.डी. विवे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्टर एस डिसूजा। नेक्स्ट है किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव की द्योतक है? परम निर्धनता, सांस्कृतिक निर्धनता, व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता या फिर बाह्यता मूलक निर्धनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम निर्धनता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन या फिर जिसे अमृत भी कहते हैं का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2015, 25 जून 2015, 15 अगस्त 2015 या फिर 26 जनवरी 2015। तो अटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 25 जून 2015 को। नेक्स्ट है वही कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है पारिस्थितिक निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण होता है और कारण है इसका वनोन्मूलन, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्यकलाप पारिस्थितिक निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि बी सामान्यता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से ही उत्पन्न होती है? ए के कोहन, आर के मर्टन, ई एम लेमर्ट या फिर जॉन मैक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनोमी की बात आर के मर्टन करते हैं। सबसे पहले दुर्खिम ने की, उसके बाद आर के मर्टन ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वह प्रथम समाजशास्त्री थे जिसने श्वेत वसन अपराध का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया? एम बी क्लिनार्ड, डब्ल्यू जी कार्सन, ई एच सदरलैंड या फिर ए कोहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एच सदरलैंड। नेक्स्ट है, किस वर्ष स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? तो पीजीटी में ये एक सिलेबस में एक टॉपिक है हमारे, पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन से, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वर्ष 1987, 1985, 1989 या फिर 1998? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1985। अगला है, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा? लॉयड आई रूडोल्फ, मिल्टन सिंगर, एलन आर बिल्स या फिर मैकयम मेरिट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉयड आई रूडोल्फ। नेक्स्ट है कथन कारण। कथन दिया गया है, भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं और कारण है इसका कि वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत भी हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, महिलाएं और संघर्ष वाला जो ऑप्शन है वह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। महिलाओं से जो सिलेबस में है हमारे टॉपिक, उससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है? ये चार ऑप्शंस में से आपको बतानी है कि धर्मनिरपेक्षता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का त्रिवृण जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा विलोमतः भी निर्धारित होती हैं, किस अवधारणा से संबंधित है? आधुनिकीकरण से, वैश्वीकरण से, पाश्चात्यीकरण से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संघटक नहीं था? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, शिक्षा के पाश्चात्य रूप का विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकरण या फिर ग्राम समुदायों का समेकन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम समुदायों का समेकन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन में से वही कथन कारण का क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और कारण है इसका उपयुक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। तो कोट में से आपको राइट आंसर बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से। एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर्स के दिए गए हैं कि इनमें से कौन से ईयर में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो ये चारों आंदोलन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए।
तो चलिए इसे सुमेलित करके देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह यह कब हुआ था? 1917 में। ए का 3, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, इन दोनों में से कोई एक होगा। बारदौली सत्याग्रह यह हुआ था 1929 में। बी का 4, कैरा सत्याग्रह 1918 में और संथाल विद्रोह 1855 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? मिशेल फूको, नील जे स्मेल्सर, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। तो इजी क्वेश्चन है यह। अधिशेष मूल्य या जिसे अतिरिक्त मूल्य भी कहते हैं उसको दिया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह फसल में जोतदार के अधिकारों को आधे से कम करके 1/3 करने और गरीब बटाईदार किसानों के अधिकारों में संगत बढ़ोतरी करने की मांग के साथ शुरू हुआ? तेलंगाना आंदोलन, तेभागा, नक्सलवाड़ी या फिर सर्वोदय। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंदोलन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है सीधे सीधे। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तेभागा आंदोलन। इसमें 1/3 बटाईदार की बात की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? नकद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय या फिर बाजार प्रणाली। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, अगेन आपको आता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, किसने निम्नलिखित कथन दिया है? कथन दिया गया है कि वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है। साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्तरीकरण की ओर ले जाता है। कार्ल मार्क्स, एंथनी गिडेंस, मॉरिस जिन्सबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो एक कथन है एंथनी गिडेंस का। अगला है, किसकी कृति से कहा जाता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का सामान्य रूप में और विशेष रूप में यूएसए में आविर्भाव हुआ? मेयर, वार्नर, मेयो या फिर गैलरमैन। तो इसका राइट आंसर है एल्टन मेयो। नेक्स्ट है, कथन कारण। कथन दिया गया है, औद्योगिकरण परिवार में कमजोर जुड़ाव प्रबंधन की ओर ले जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एकाकी परिवार संरचना बनती है। और कारण है, उद्योग व्यापक रूप से युवा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देता है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने आधुनिक अध्ययन के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, आर के मर्टन, टीबी वोटोमर, पीएम ब्लाउ या फिर मैक्स वेबर। तो हम लोग तुरंत ही लगा देंगे आर के मर्टन, लेकिन इसमें एक बात दी गई है अनौपचारिक संबंध, जो कि मर्टन किसकी बात करते हैं नौकरशाही में कि औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तो अनौपचारिक संबंधों की बात कौन करता है? तो वो करते हैं पीटर एम ब्लाउ। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के आर्थिक वृद्धि प्रारूप का किसने सरोकार नहीं है? जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, पूंजी संचय या फिर साधारणता, संधारणीयता या फिर संपोषक विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संधारणीयता या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया गया है? तो इजी क्वेश्चन है यह। पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था। तो भारत में अपनी पूंजीवाद व्यवस्था है नहीं, समाजवादी व्यवस्था भी अभी तक आई नहीं है। बाजार अर्थव्यवस्था में हमें कौन से इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, किसका वाक्यांश है कि अल्प विकसित का विकास? AR देसाई, गुरनार मिल्डर, समीर अमीन या फिर AG फ्रैंक। तो अल्प विकसित का विकास ये बार बार एग्जाम में पूछा गया और ये दिया गया है AG फ्रैंक के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? आयु संभाविता, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय या फिर शहरीकरण का स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहरीकरण का स्तर। ये इसका संकेतक नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके संकेतक हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना कि सबसे पहले मानव विकास सूचकांक के बारे में किसने बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए
सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया गया। करतार सिंह समिति, श्रीवास्तव समिति, कृष्णन समिति या फिर भोरे समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णन समिति। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्याएं दी? आर्सेन डूमोंट, किंग्सले डेविस, डेविड ग्लास या फिर जे हाउथॉर्न। इसका राइट आंसर है आर्सेन डूमोंट। नेक्स्ट है, महिलाएं उन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? जन्मक्रम, जनन क्षमता, परिवार का आकार या फिर क्षमता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समता। अगला क्वेश्चन है, 2011 का यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 100, 132, 145 या फिर 157। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बुक्स और राइटर से नाम दिए गए हैं, तो ये बुक्स दी गई हैं, इसका जो कोड है वो नीचे है, तो आप लोग अच्छे से पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिए, इसके बाद कोड में से हम सीधे राइट आंसर को जानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप लोग वीडियो पॉज करके मैच कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि जननी सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु की दर में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा नारीवादी सिद्धांत उस विश्वास के साथ अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सार्वदेशिक कारण है? समाजवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद या फिर क्रांतिकारी नारीवाद। तो किस प्रकार की मैंने आंसर ही बता दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रांतिकारी नारीवाद जो है वो पितृतंत्र को महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे मेन रीज़न मानता है। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। भाषाई विविधता का क्या अर्थ है? अधिक लोगों का एक भाषा में बोलना, अधिक लोगों का 2 भाषाओं में बोलना, लोगों द्वारा बोली जाने वाली अनेक भाषाएं या विभिन्न देशों की भाषाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोगों द्वारा बोली जाने वाली अनेक भाषाओं को भाषाई विविधता कहते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा जुलाई 2018 में जो नेट का पेपर हुआ था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।